तो जैसा आप सभी को पता है कि मेरा जो नेक्स्ट बैच है वो 25 मई 2025 से स्टार्ट होने वाला है। ये जो एमसीक्यूज है ये मैं आप सभी के लिए फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं कम से कम ये बता सकूं कि मेरी क्लासेस होती कैसे है, उसका बेनिफिट आपको क्या है। सबसे पहले अपन क्लास में पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं, चैप्टर 1 टू चैप्टर 10। उसके बाद शॉर्ट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, सभी चीजों को लाइव एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स के कोई भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाता है, उसके बाद ही क्लासेस आगे बढ़ती है। ये 30 डेज की क्लासेस होती है। ठीक है, 30 दिन की क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस, मीन्स 6 वीक कम से कम ये क्लास चलती है। उसके बाद मैं ये मानता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स मेरे अटेम्प्ट करते हैं उनका डेरिवेटिव और एफएनए का नॉलेज तो एक प्रो लेवल में पहुंच ही जाता है, साथ में उनके एग्जाम में भी स्कोर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वैसे तो आंसर इसमें दिया गया हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ में दिया हुआ है। ठीक है, कि आप लोगों को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि आंसर अगर मैं नीचे दे दूंगा तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे। क्योंकि मेरी सिटी में आज थोड़ा मौसम खराब है तो मे भी हो सकता है कि पावर ऑफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं डेस्कटॉप में क्लास ले रहा हूँ और जो फाइबर है वो कनेक्टेड नहीं है इन्वर्टर से। ठीक है, तो अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई आई ट्राई टू आंसर इट वेरी वेल, और मैं इसे बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर बताने की कोशिश करूंगा। जितने भी मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ उसी के लेवल के आसपास क्वेश्चन आते हैं, और एनआईएसएम में कोई गारंटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो जिसका बेसिक नॉलेज स्ट्रांग है, जिसको बेसिक बहुत अच्छे से पता है, वही इस एग्जाम में अच्छा कर सकता है। बेसिक इन द सेंस आपने डीप स्टडी की है, एवरीथिंग यू नो अबाउट इक्विटी एंड डेरिवेटिव और एफ एन ओ। ओके, ये एमसीक्यूज आपको नहीं मिल पाएगा सर, ये केवल पेड क्लासेस के लिए है। ये केवल एक प्रैक्टिस क्लास है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और तो पहला क्वेश्चन है, अ डेरिवेटिव कैन बी डिफाइंड एज। तो ऑप्शन पे ध्यान मत दीजिएगा, आंसर पे आप ये कोशिश करिए बताने की। ठीक है, तो डेरिवेटिव किसको कहते हैं? तो इसका आंसर सिंपल है कि अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स। बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, मैंने सिंपल किया है। अ डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ सम अंडरलाइंग असेट्स। इट इज नॉट डायरेक्ट ऑनरशिप ऑफ असेट बट इट्स प्राइस मूवमेंट इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स वैल्यू। ठीक है, तो ये अगर आप नोट्स को अच्छे से पढ़ते हैं और आपके पास समय कम भी है, और अगर आप इस एमसीक्यू को पढ़ते हैं तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं है। आप एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ते जाइए, आपका पूरा डिटेल में नॉलेज बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इस आंसर को हटा दूं और यहाँ पे आपसे आंसर पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटी शेयर और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा आंसर होना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और सुनील जी मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपने मेरी पूरी क्लासेस अटेंड की है। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट करके रखा हुआ है सर। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। नो, बी इज नॉट अ राइट आंसर। देखिए, डेरिवेटिव में ऑप्शन फॉरवर्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। इक्विटी शेयर जो है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक अंडरलाइंग असेट्स है, इसकी वैल्यू
से इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू डिराइव होती है। ठीक है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने सिंपल लिखा है, फॉरवर्ड ऑप्शन एंड स्वैप आर ऑल टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इक्विटी शेयर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट फिनेंशियल असेट्स है। ठीक है, जिससे आप ऑनरशिप खरीद सकते हो, कंपनी की शेयर खरीदते हैं अपन तो। ठीक है, डेरिवेटिव में कौन से अंडरलाइंग असेट्स होते हैं? कमोडिटीज, फिनेंशियल प्रोडक्ट, स्टॉक, बॉन्ड, करेंसी, प्रीशियस मेटल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। थर्ड का आंसर बताइए। I will try to use English also. Okay. Third answer is all of the above. Why? Because commodities, gold, oil, weight, stock, bonds, currencies, precious metal like gold, and other agriculture products have are in derivative categories. Okay, they are in a derivative category. All over the world, commodities, stock, bond, currencies, metals, agriculture products are traded in derivative segments. Okay. On explanation, derivative are based on wide range of underlying assets. ठीक है, metals, energy, agri product, financial assets. Okay. Which of the following derivative contract is typically traded on regulated stock exchange? Which of the following derivative contract typically traded in regulated stock exchange? Fourth answer is very simple. Future contract is traded in BSE and NSE, which, ठीक है, which are standardized derivative traded in stock exchange electronic form. Okay, तो आंसर इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो बीएससी एनएससी, जो नेशनल वाइड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। ठीक है, प्रॉपर रेगुलेशन होता है इनका, स्टैंडर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉरवर्ड और स्वैप एग्रीमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी, इज नोन इन डेरिवेटिव हिस्ट्री फॉर। Answer is A, because CBOT launched first exchange traded future contract in mid 19th centuries. Okay. CBOT, Chicago Board of Trade. Sometime they ask for CBOT full form also. ठीक है, CBOT stabilized in 19th centuries, listed first standard exchange future contract on 1865. Tulip mania occurred in Holland, not at CBOT. Stock exchange option came later on 1983. Okay. Tulip mania in Holland is often cited as, ट्यूलिप मेनिया सबसे बड़ा एग्जांपल है स्पेक्युलेटिव बबल्स का इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव लाइक कॉन्ट्रैक्ट। पहला जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्यूलिप मेनिया में हुआ था, ट्यूलिप एक फ्लावर है जिसके जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड होते थे, जिसकी 1 से 2 साल वेटिंग लिस्ट होती थी। ओके, बहुत ज्यादा इसके प्राइस बढ़े थे उस समय में। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये क्रैश भी हो गया। ठीक है, ओके। Which factor has contributed significantly to the rapid growth of derivative market globally in recent decades? लास्ट डिकेड्स में ऐसा क्या फैक्टर था जिसने डेरिवेटिव मार्केट को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया रैपिड ग्रोथ के लिए? ठीक है, तो आंसर इसका ऑल ऑफ द एबोव होगा, क्योंकि एसेट्स प्राइस में वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई। ठीक है, हेजिंग की नीड बढ़ गई, एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हुआ। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग सिस्टम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सीखा, ग्रेटेड सोफिस्टिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। ओके, तो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव।
Which was the first equity derivative product in Indian Stock Exchange in June 2000? तो आंसर इज बी, इंडेक्स फ्यूचर, फर्स्ट इक्विटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ओके, index future on NSE Nifty introduced on June 2000, index option on June 2001, stock option on July 2001, single stock future on November 2001। ठीक है, which year did trading in index option begin in India? तो आंसर इज सिंपल, 2001। ओके, एनी क्वेश्चंस? आयुष जी, गुड इवनिंग। मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन आस्क मी। आज अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कुछ एमसीक्यूज चैप्टर 1 और 2 के अच्छे से देख लें, बहुत ही इजी है। अगर इसको अपन रिवाइज भी करते हैं तो हमको बहुत हेल्पफुल मिलेगा, शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट नोट्स अलग से प्रोवाइड करूंगा, डोंट। ठीक है, ओके। थोड़ा इधर मौसम खराब है तो मे बी मेरी आवाज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। विच लॉ हैज अमेंडेड टू परमिट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट इन इंडिया? ऐसा कौन सा लॉ है जिसको अमेंड किया गया था डेरिवेटिव प्रोडक्ट को, ठीक है, इंडिया में परमिट करने के लिए? ठीक है, डू यू नो द आंसर? तो आंसर इज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA। इसे अमेंड किया गया था कि डेरिवेटिव को एज अ सिक्योरिटीज डिफाइन किया जाए, ओके, और जिससे इसमें रेगुलेशन भी लगाया जा सके। हु वुड बी कंसिडर एज अ हेजर इन डेरिवेटिव मार्केट? ठीक है, कौन हेजर है डेरिवेटिव मार्केट में? एक फार्मर जो अपनी कमोडिटीज को सेल कर रहा है, सेलिंग कमोडिटी फ्यूचर टू लॉक इन प्राइस फॉर हिज क्रॉप। अ डे ट्रेडर बाइंग एंड सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर फॉर क्विक प्रॉफिट? नो, हेज, ये हेज नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं। आर्बिट्राजर आर्बिट्राज करते हैं कि जो प्राइस का डिफरेंस है उसको। ब्रोकर ट्रेडिंग कर रहे हैं कि कमीशन मिले। तो ऐसा नहीं, आंसर इज वन। फार्मर अपनी कमोडिटीज को सेल कर रहे हैं फ्यूचर में कि उनका जो प्राइस है वो लॉक हो जाए, ठीक है, जिससे उनको लॉस ना उठाना पड़े। ठीक है, तो फार्मर जो कमोडिटीज को सेल कर रहे हैं वो एज अ हेजर काम कर रहे हैं। स्पेक्यूलेटर्स किसको कहते हैं? बेस्ट डिस्क्राइब द स्पेक्यूलेटर्स इन डेरिवेटिव मार्केट। A trader who forecast price movement and take derivative position to profit from those change। ऐसे ट्रेडर्स जो प्राइस मूवमेंट को देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि आने वाले समय में बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, तो वो डेरिवेटिव में पोजीशन लेते हैं और बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। आर्बिट्राजर कौन होते हैं मार्केट में? An arbitrager in derivative market is someone who enter into trade that exploit price difference of same asset in different market। ठीक है, जिससे उनको रिस्क पर ही प्रॉफिट हो सके। आर्बिट्राजर हमेशा याद रखिएगा वो ट्रेड में कब एंट्री लेते हैं? जब उन्हें सेम असेट्स का प्राइस दो अलग अलग मार्केट में डिफरेंट नजर आए। मींस, एक एग्जांपल के तौर पे, एक मार्केट ए में किसी का प्राइस 100 रुपए है, सेम मार्केट बी में उसका प्राइस 98 है, तो 2 रुपए के डिफरेंस के लिए आर्बिट्राजर गेम करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफन आर ऑफन कॉल्ड लीवरेज इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डज फाइनेंशियल लीवरेज सिंपली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग? लीवरेज क्या होता है कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, छोटे से पैसे मार्जिन से आप बड़ा एक्सपोजर ले रहे हो, ठीक है, जिससे आपको बड़ा लॉस और बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो लीवरेज किस में मिलता है? डेरिवेटिव
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओटीसी मार्क डेरिवेटिव मार्केट? ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट टेलर मेड होते हैं या मेरे और आपके बीच बनाए गए हैं, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया बाय करने के लिए, आप सेल करने, यानी कि मैं आपसे बाय करना चाहता हूं, आप सेल करने को तैयार हैं, तो हमने डेट फिक्स कर लिया और क्वांटिटी क्वालिटी सब फिक्स कर दी, कोई भी कमोडिटीज की, चाहे गोल्ड हो चाहे कोई भी अदर्स कमोडिटीज हो, तो हम दोनों अपने एक दूसरे के विश्वास में टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में फीचर्स होते हैं एक्सेप्ट, यानी कि कौन से फीचर्स होते हैं, एक्सेप्ट यानी कि कौन से फीचर नहीं होते। अगर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव हैव ऑल द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट, तो कौन आएगा? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सचेंज ट्रेडेड में गारंटी होता है ट्रेडर के ट्रेड के फुलफिल होने का क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, दो पार्टीज के बीच में निगोशिएशन नहीं हो सकता है, तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ डेरिवेटिव मार्केट? प्राइस डिस्कवरी मिलती है, रिफ्लेक्टिंग मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर मूवमेंट, गारंटी नहीं देता है, एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरलाइन कैश मार्केट, नहीं, ये फोर्स करता है कि मार्केट पार्टिसिपेट को कि आप हायर रिस्क लो सके, नो। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डेरिवेटिव मार्केट हेल्प डिस्क्लोजर फेयर प्राइस बाय incorporating इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर नॉट करंट डेरिवेटिव प्राइस। इसमें कोई गारंटी नहीं होती प्रॉफिट और लॉस की, नॉर दे डू रिप्लेस अंडरलाइंग मार्केट। पार्टिसिपेंट कैन यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस और मैनेज रिस्क। ठीक है, डेरिवेटिव का यूज रिड्यूस और मैनेज करने के लिए होता है, रिस्क को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है। हाउ डू डेरिवेटिव मार्केट फैसिलिटेट रिस्क ट्रांसफर? ठीक है, by allowing those who wish to avoid price risk to transfer it to the other willing to take the risk। कैसे डेरिवेटिव मार्केट रिस्क को ट्रांसफर करता है? ऐसा इंसान जो रिस्क को अवॉइड करना चाहता है, उस उसको ट्रांसफर किसको कर दिए? जो रिस्क लेना चाहता है। जैसे हेजिंग जो कर रहा है वो मार्केट को सेल करता है, और जो ट्रेडर होता है वो स्पेक्युलेटिव इनकम के लिए मार्केट में एंट्री लेता है, तो वो ज्यादा रिस्क लेना चाहता है। और हेजर क्या होता है? वो रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, हेजर ऑलवेज चाहते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, पैसा उनका प्रोटेक्टेड रहे। डेरिवेटिव ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंज हैज हेल्प मूव स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी टू ऑर्गेनाइज मार्केट। ठीक है, क्योंकि इट प्रोवाइड अ रेगुलेटरी एंड ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग चांस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन और डिफॉल्ट। यहां तक सभी समझ में आ रहे सर? आयुष सर? जी ओके। सर। ओके, कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप पूछिएगा। ठीक है, मैंने केवल जी आपको सर। अनम्यूट किया है। कोई भी होगा तो अभी मैंने क्या है कि अनम्यूट तो किया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो गए तो कमेंट्स में मुझसे आप बोलिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ये चैप्टर वन और जी टू, सर। जी सर। चैप्टर वन और टू के एमसीक्यूज है। ठीक है, जी सर। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है डेरिवेटिव्स में? कि एक पार्टी डिफॉल्ट कर गया, चाहे वो बायर है चाहे सेलर हो, तो काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा ओटीसी मार्केट में होता है, ओटीसी डेरिवेटिव्स। ठीक है, ओटीसी मार्केट में होता है काउंटर पार्टी रिस्क, जिसको क्रेडिट रिस्क भी बोलते हैं। क्योंकि अगर मैंने बाय किया है और सामने वाले ने मुझे सेल किया है, अगर मैं लेने से मना कर दूं या सामने वाला मुझे पैसे देने से या मुझे डिलीवरी देने से मना कर दे, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो वो काउंटर पार्टी या क्रेडिट रिस्क होता है। ठीक है, और इसमें लिक्विडिटी रिस्क भी होता है काउंटर पार्टी में, क्योंकि आपने और मैंने मिलके डिसाइड किया, तो आप तो मना कर दिया, अब मैं किसको बेचने जाऊं? मेरे पास तो सैलरी नहीं है, या मैं
मैं सेलर हूं, बाय करना है, मुझे मुझे बेचना है या मुझे खरीदना है, मेरे पास ना सेलर है ना बायर है। तो ओटीसी मार्केट में ये रिस्क होता है, रेगुलेटरी रिस्क भी होता है, लीगल रिस्क। ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिफर टू रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एग्जिट अ पोजीशन। ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है, आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ना बायर है ना सेलर है, क्योंकि मार्केट में किस इनसफिशियंट मार्केट इंटरेस्ट, यानी कि मार्केट में ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं, तो ये भी ओटीसी में होता है। ठीक है। या ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट ऐसे स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती, वॉल्यूम नहीं होता, उसमें भी होता है। जैसे अब मैं बाय करने जा रहा हूं 100 रुपए में कोई चीज, लेकिन वो सेलर बेचने को तैयार नहीं है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, मेरे को 105 रुपए में मिल रही है, 110 रुपए में मिल रही है। ठीक है, मैं 110 में खरीद लिया, वापस उसको मैं सेल करने जा रहा हूं तो मुझे बायर ही नहीं मिल रहा है, तो वो लिक्विडिटी रिस्क होता है। ठीक है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, टेक्निकल ग्लिच के आने से। ठीक है। टेक्निकल ग्लिच आता है ना मार्केट में, या अभी मैं जैसे क्लास ले रहा हूं, लाइट पावर ऑफ हो जाए, तो वो आपका रिस्क है, मेरा रिस्क है। वैसे ही मार्केट में मैं ट्रेड ले रहा हूं, लेकिन टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसके कारण मैं अपनी पोजीशन से बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है। या मार्केट में एंट्री नहीं ले पाया। ठीक है, तो वो टेक्निकल ऑपरेशनल रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क रिफर टू इन्वॉल्व फेल्यूलर ऑफ सिस्टम, प्रोसेस और पीपल। टेक्नोलॉजी फेल्यूलर, फ्रॉड, क्लेरिकल एरर हो गई। ठीक है, ये सब। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फेस बाय पार्टिसिपेट इन डेरिवेटिव मार्केट एक्सेप्ट। कौन कौन से रिस्क डेरिवेटिव मार्केट में एक पार्टिसिपेंट फेस करता है, एक्सेप्ट यानी कि वो रिस्क वो फेस नहीं करता। इन्फ्लेशन रिस्क, बाकी सब रिस्क फेस करता है, प्राइस रिस्क, काउंटर रिस्क, लीगल रिस्क। ठीक है। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है, जैसे चेंज इन लॉ एंड रेगुलेशन कुड रेंडर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड और अफेक्ट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, गारंटी लेके, एक क्लीयरिंग हाउस रखो और उससे गारंटी ले लो कि बायर और सेलर दोनों अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करेंगे। स्टॉक इंडेक्स किसे कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, बेस्ट डिस्क्राइब किया जाए तो अ स्टैटिकल इंडिकेटर रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल चेंज इन पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक। ठीक है। और मार्केट और सेक्टर, ये सब बहुत इजी है, चैप्टर 1 और 2। और यहां से नंबर तो कम होने ही नहीं चाहिए, हमको सभी क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर देने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट, ये नॉट और एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ये सब चीजों को लोग ध्यान नहीं देते जब एग्जाम देते हैं, इसलिए लोगों के 1 नंबर 2 नंबर से जो फेल होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्सपेक्ट, नॉट, ये सब वर्ड को ध्यान ही नहीं देते हैं, क्वेश्चन पढ़े भी नहीं आंसर कर दी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का कॉमन यूज क्या नहीं है, ओवरऑल मार्केट को बताता है, सेक्टर के परफॉर्मेंस को बताता है, आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है। बीइंग यूज्ड एज अ अंडरलाइंग एसेट फॉर इंडेक्स एंड फ्यूचर ऑप्शन। ठीक है। गारंटी रिटर्न तो नहीं प्रोवाइड करता है, तो डी इज आंसर। इंडेक्स दैट ट्रैक ओनली स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेगमेंट, तो उसको सेक्टोरल इंडेक्स बोलते हैं, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी रियल एस्टेट, और भी है निफ्टी बैंक। मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटिंग इंडेक्स, द वेट ऑफ ईच स्टॉक इज प्रपोजल टू इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। जिसका मार्केट लार्जेस्ट मार्केट कैप होगा उसको ग्रेटर इन्फ्लुएंस मिलेगा इंडेक्स में। ठीक है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स क्या है, इंडेक्स जिसमें वेटेज के अनुसार कंपनी को मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। ठीक है। प्राइस वेटेज में स्टॉक विथ हायर प्राइस
पर शेयर, उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा। इक्वल वेटेज मीन्स कि सभी को इक्वल, जितने भी स्टॉक्स है उसमें सबको इक्वल वेटेज दिया गया है। स्टॉक नीडेड टू एडजस्ट फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेट इवेंट रिक्वायर्ड एन एडजस्टमेंट टू द इंडेक्स। तो इंडेक्स में क्या क्या कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं? स्प्लिट हुआ, रिवर्स स्प्लिट हुआ, यानी कि कॉन्सोलिडेट हुआ, रिवर्स स्प्लिट को कॉन्सोलिडेट बोलते हैं। बोनस शेयर इशू हुए, राइट इशू हुआ है, तो सभी में इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं अगर उनमें कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो इंडाइस को एडजस्ट किया जाता है प्राइस से। इंडेक्स रिवर्जन रिफर टू द प्रोसेस फॉर पीरियडिकली रिव्यू किया जाए, चेंज किया जाए लिस्ट ऑफ स्टॉक। कुछ स्टॉक अंदर आते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं इंडेक्स से। हर 3-4 महीने में आपको जानकारी मिलती रहती है कि कौन से स्टॉक्स बाहर गए, कौन से स्टॉक एंट्री लिए। ठीक है, तो इंडेक्स का रिवीजन होता है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को कौन डिसाइड करता है? मार्केट इंडेक्स में स्पेशलाइज इंडेक्स कमेटी होती है और इंडेक्स मैनेजमेंट टीम होता है जो डिसाइड करता है कौन सा स्टॉक अंदर जाएगा इंडेक्स के और कौन इंडेक्स से बाहर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। चेंज इन इंडेक्स कंपोजिशन आर यूजली डिटरमाइंड बाय इंडेक्स प्रोवाइडर। ठीक है, लिक्विडिटी, मार्केट कैप, मार्केट में रैंक। ठीक है, फेयरनेस कितनी है, बीएससी और एनएससी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। बीएससी, एनएससी आर वेल नोन इंडियन स्टॉक, हाउ मेनी स्टॉक्स आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स और निफ्टी? ये भी आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सेंसेक्स में 30 होते हैं और निफ्टी में 50 होते हैं, ये याद रखिएगा। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। इंडेक्स फंड होता है ना म्यूचुअल फंड में, वो क्या है? सेम बास्केट ऑफ स्टॉक जो इंडेक्स में है, सेम स्टॉक्स को रखा गया सेम वेटेज में। मींस कि इंडेक्स को आपने रेप्लिकेट किया। रेप्लिकेट का मतलब होता है जस्ट कॉपी कैट। ओके, तो आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्टॉक इंडेक्स डेरिवेटिव? तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। ठीक है, इन्वेस्टर यूज इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन प्राइमरली हेज और प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इक्विटी पोर्टफोलियो। सबसे प्राइमरी यूज है ऑप्शन एंड फ्यूचर का, ट्रेडिंग में नहीं है जैसे अभी चल रहा है लाइव चारों तरफ। यही कहानी चल रही है। क्या कहानी चल रही है? कि लोग ऑप्शन एंड फ्यूचर को केवल ट्रेडिंग के नजरिए से देखते हैं, लेकिन इस पूरे बुक को पढ़ने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा। ईटीएफ क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है? आर द फंड दैट ट्रैक इंडेक्स और बास्केट ऑफ असेट्स और ट्रेड ऑन एक्सचेंज लाइक का स्टॉक, तो ईटीएफ। व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंट्रोड्यूस इन इंडियन स्टॉक मार्केट? तो निफ्टी 20। एनी क्वेश्चंस यहां तक? कोई क्वेश्चंस आप लोगों के? नो क्वेश्चंस, ओके। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, द कॉस्ट इम्पैक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ रीजनेबली साइज ट्रेडेड इन स्टॉक। जैसे 100 में आप बाय करना चाहते हो लेकिन 102 पे बाय हुआ तो 2 रुपए आपका इम्पैक्ट कॉस्ट लग गया। ठीक है, 100 पे सेल करना चाहते हो लेकिन सेल हुआ 98 पे तो 2 रुपए इम्पैक्ट कॉस्ट यहाँ हो गया आपका। इंडेक्स स्टॉक मार्केट इंडाइस आर ऑफन यूज एज अ बेंचमार्क, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा अपनी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को इंडेक्स परफॉर्मेंस से कैलकुलेट से। इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि ये पेड क्लासेस का है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों से शेयर कर दूं। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं।
पीडीएफ तो नहीं शेयर कर पाऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। इसको लिखने का फायदा नहीं, इसको समझिए। अगर आप लिखेंगे कोई डाउट नहीं, लिखना अच्छी बात है, नो डाउट। नोट्स बनाना अच्छी बात है, नो डाउट। डीप स्टडी, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझना ज्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक इंडेक्स राइज हुआ 2% एक दिन में, तो उसका क्या मतलब है? ओवरऑल मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 2% दैट डे। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन क्या है कि आप लोग ज्यादा फोकस करें, इसलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं रिकॉर्डिंग बोल देता हूं अवेलेबल होगा, आधे से ज्यादा स्टूडेंट फोकस ही नहीं कर। BSE, Sensex and NSE Nifty indices are currently calculated using which of the weighting methodology? कौन सी मेथड यूज होता है निफ्टी और BSE इंडेक्स को कैलकुलेट करने के? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज ये यूज होता है, ठीक है। निफ्टी जूनियर, नाउ नोन एज निफ्टी नेक्स्ट 50, इज अ इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट नेक्स्ट 50 स्टॉक। जो नेक्स्ट निफ्टी के 50 स्टॉक हो सकते हैं उसको निफ्टी जूनियर भी। SX40 बहुत इजी है, MCX नहीं है, MSEI है ये, ठीक है। MSEI, MCX नहीं है, MSEI 40 होता है, ठीक है। SX 400 भी नहीं। ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया है। MSEI, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एक अच्छे स्टॉक मार्केट का क्या एट्रीब्यूट होता है? जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे बिहेवियर ऑफ ओवरऑल मार्केट और सेगमेंट इट रिप्रेजेंट, ठीक है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट एडिंग मोर स्टॉक टू अ पोर्टफोलियो, एक पॉइंट के बाद अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड करने का क्या नुकसान होता है? डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी, ठीक है। अगर आप पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक, तब तक ठीक है, वो आपको डाइवर्सिफिकेशन लिक्विडिटी में हेल्प कर। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट, एक कंपनी है जिसके शेयर्स है 100 मिलियन शेयर्स, इसका स्टॉक प्राइस है 20 रुपया, तो आंसर क्या होगा? 2 बिलियन। चैप्टर 1 और 2 के ये क्वेश्चंस थे, जो ज्यादा तो थे नहीं, लेकिन मैंने जितने फास्ट हो सके आपको पढ़ा दिया।